इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बादशाह नहीं होते बल्कि समय की दिशा बदल देते हैं। साल 1483 फरगना घाटी के शहर अंदीजान में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर महान विजेता तैमूर और चंगेज खान के वंश से था। शौर्य और नेतृत्व उसके रक्त में था, लेकिन इस समय वो सिर्फ एक मासूम शिशु था जिसे ये पता नहीं था कि आगे चलकर वो एक नई सल्तनत की नींव रखेगा। बाबर की उम्र अभी सिर्फ 12 साल की थी जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा का अचानक देहांत हो गया। एक बच्चे के हाथ में पूरी सल्तनत की तकदीर सौंप दी गई। कम उम्र, भारी ताज और चारों ओर साजिशें। ताज मिलना आसान था, लेकिन उसे संभालना किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। खजाना खाली था, सरदार वफादार नहीं थे और दुश्मन हर मौके पर नजर रखे हुए थे। दरबार में सन्नाटा था और बाबर की आंखों में डर के साथ साथ जिम्मेदारी भी साफ दिखाई देती थी। वो अकेला था, लेकिन हारा हुआ नहीं। यहीं से एक बच्चे का संघर्ष शुरू हुआ जो आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की नींव रखने वाला था। समरकंद एक शहर नहीं बल्कि बाबर का सबसे बड़ा सपना था। वो शहर जो तैमूरी शान, इल्म और सत्ता की पहचान था। बाबर की नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती थी। कठिन हालातों के बावजूद बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी सी फौज के साथ समरकंद की ओर कूच किया। कई संघर्षों के बाद आखिरकार बाबर ने समरकंद पर कब्जा कर लिया। कुछ समय के लिए वो सपना हकीकत बन गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। दुश्मनों ने अचानक हमला किया। भूख, थकान और विश्वासघात ने बाबर की ताकत तोड़ दी। समरकंद एक बार फिर उसके हाथों से निकल गया। बाबर पीछे हटा, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि यही हार उसे आगे बढ़ना सिखाने वाली थी। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक सोचने वाला इंसान भी था। तलवार के साथ साथ उसके हाथ में कलम भी थी। अपनी जिंदगी की हर जीत और हर हार बाबर ने ईमानदारी से लिखा। यही लेखन बाबरनामा कहलाया। समरकंद से पीछे हटने के बाद बाबर के सामने दो ही रास्ते थे, या तो हार मान लेना या फिर नई शुरुआत करना। बाबर ने दूसरा रास्ता चुना। उसने काबुल की ओर रुख किया। काबुल, जहां से एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी। बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और यहीं से अपनी ताकत दोबारा इकट्ठा करनी शुरू की। उसने फौज को संगठित किया, अनुशासन सिखाया और युद्ध की नई रणनीतियां बनाई। काबुल में बाबर सिर्फ शासक नहीं था, वो एक योजनाकार बन चुका था। यहीं से उसकी नजर दूर तक फैलती हुई हिंदुस्तान की धरती पर पड़ी, एक ऐसी जमीन जहां सत्ता कमजोर थी। साल 1526 हिंदुस्तान की धरती पर एक निर्णायक टकराव होने वाला था। एक ओर था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना के साथ, और दूसरी ओर था बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ। संख्या में अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन बाबर के पास रणनीति थी, अनुशासन था और सबसे अहम तोपें थीं। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। सुबह की धुंध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गड़गड़ाहट ने पूरा मैदान हिला दिया। इब्राहिम लोधी की सेना इस युद्ध शैली के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ही घंटों में युद्ध का रुख बदल गया। इब्राहिम लोधी मारा गया और उसकी सेना टूट गई। पानीपत की इस एक जंग ने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से मुगल सल्तनत की नींव रखी गई। पानीपत की जीत के बाद बाबर अब सिर्फ एक आक्रमणकारी नहीं था, वो हिंदुस्तान का नया बादशाह बन चुका था। दिल्ली का तख्त अब उसके हाथ में था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। बाबर ने शासन में अनुशासन और न्याय को सबसे ऊपर रखा। उसने दरबार लगाया, लोगों की शिकायतें सुनी और निष्पक्ष फैसले दिए। युद्धों से थका हुआ यह बादशाह अब अमन चाहता था। बाबर को बागों और प्रकृति से खास लगाव था। उसने हिंदुस्तान में नए बाग बनवाए जो बाद में मुगल वास्तुकला की पहचान बने, लेकिन लगातार संघर्षों ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। तख्त मजबूत था, लेकिन बादशाह की सेहत धीरे धीरे ढल रही थी। साल 1530 बाबर की जिंदगी का आखिरी अध्याय आया। बाबर अब कमजोर और थका हुआ था। उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक
उसे काबुल में दफनाया गया। लेकिन बाबर की मौत इतिहास की कहानी का अंत नहीं थी। उसके बाद आया उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। एक ऐसी सल्तनत जो सदियों तक फली फूली। बाबर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक मुसाफिर था जो हार के बावजूद अडिग रहा और इतिहास बन गया। उसकी जंगें, उसकी सोच और उसका सपना हमेशा हमारे साथ रहेगा। इतिहास में बाबर हमेशा जीवित रहेगा।